ओके, ही वॉज माइनिंग इंजीनियर। सो उन्होंने इस बुक में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, 14th प्रिंसिपल, जो हमने कल रीड किए थे। सो बेसिकली दे आर, इसमें आई थिंक ऊपर नीचे लिखा हुआ है, इन दिस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पेशलाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। सो इन दिस प्रिंसिपल वर्क हैज टू बी डिवाइडेड अमंग स्पेशलिस्ट। इसके अंदर क्या करना था कि अकॉर्डिंग टू फ्योल ने क्या बोला कि वी हैव टू डिवाइड द वर्क्स अमंग द एम्प्लॉइज, उस वर्क को इजी करने के लिए, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। बट यस, वर्क हैज टू बी डिवाइड अमंग स्पेशलिस्ट। जो भी उस पर्सन जो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट है, उसी को वो वर्क क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, वर्क को डिवाइड किया गया है। सो बेसिकली work should be divided among individual and groups. Maybe we can divide in individual or in group. Ensure that efforts and attentions are focused on a special portion of the task. So according to Fuel ने क्या बोला है कि Fuel present work specialization as the best way to use the human resource in the organization. I think इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा डिवीजन ऑफ वर्क में। बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क का मीनिंग ही क्या था कि जो भी वर्क है, वर्क को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की जैसी भी एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वर्क को डिवाइड करना। क्लियर? किसी को डाउट है बेटा इन डिवीजन ऑफ वर्क? नो? Then again, you all know all the 14th principles, positive effects and consequences. So the positive effect of division of work का क्या होगा? Leads to specialization, increase in efficiency। मैंने आपको बताया था कल भी, yesterday, की increase in efficiency mainly हर principle में use होगा, क्योंकि efficiency किसी भी तरीके से हम काम करेंगे, कोई भी principle को follow करते हैं तो उसमें efficiency increase होगी ही बेटा। सो स्पेशलाइजेशन में लीड करता है, क्योंकि एक पर्सन अपनी ही बार बार स्किल में काम करेगा तो वो स्पेशलाइजेशन क्रिएट करेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? लैक ऑफ एफिशिएंसी इन स्पेशलाइजेशन, देन डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। इट मीन्स अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर है, अगर वो अपने ही एरिया में पीरियड ऑफ टाइम काम करता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। यस और नो? और अगर उसी के कंपेयर में उसको उसके एरिया का काम ना मिलके वो और भी उसके साथ में 10-12 काम कर रहा है, तो वो स्पेशलाइज्ड नहीं हो पाएगा। और जस्ट इसके सारे अपोजिट, क्योंकि वेस्टेज होगा ज्यादा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है बिकॉज वो स्पेशलाइज के थ्रू नहीं हो रहा है, और एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। सो दैट इज द पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस वायलेशन। इट मीन्स ये, हाँ, वायलेशन का जो कॉन्सिक्वेंसेस है दैट इज कि अगर बाई चांस ये वायलेशन होता है इस प्रिंसिपल का, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे? इफिशिएंसी में कमी आ जाएगी, वर्क का डुप्लीकेशन है, देन मटेरियल ऑफ कोर्स वेस्टेज होगा। अगर यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे वेस्टेज क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? एनीबडी हैव डाउट इन फर्स्ट प्रिंसिपल बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क? अगर आपको उसका की वर्ड याद रखना है तो क्या याद रखना है? वर्क हैज टू बी डिवाइडेड अमंग स्पेशलिस्ट, और यू कैन लर्न डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर? Yes, beta, tell me, anybody have doubt in this? No, ma'am. Okay. So the second principle is authority and responsibility. So what is the meaning of authority? Giving order. Authority का meaning क्या है? देखो, both must be balanced. ये इसका कीवर्ड है लर्न करने के लिए कि दोनों ही क्या होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए। अथॉरिटी भी एक लिमिट में होनी चाहिए और एक पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिमिट में होनी चाहिए। ओवर बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी में नहीं होना चाहिए। अब देखो, अथॉरिटी का मतलब क्या है? टू गिविंग ऑर्डर। अब यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्यूल
Authority is the right to give order and obtain obedience, and responsibility is one who is responsible for certain functions. Clear? So basically authority क्या है? To give order. Responsibility उसी responsible वो person जो उस order को fulfill करने के लिए responsible है. Okay? So authority may be formal or informal. इतना ज्यादा लिखने का नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं. सिंपली कि अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स परफॉर्म द जॉब असाइन ऑन टाइम. कि इस पर्सन को जो जॉब असाइन की है उसको वो जॉब ऑन द टाइम कंप्लीट करना है. क्लियर? जस्ट अ मिनट. हर्ष, आपको कल से बेटा क्लास टाइम पर ज्वाइन करना है. 15 पे ज्वाइन किया है आपने, 14 हो रहा है. यस मैम. Okay, so we are discussing the authority and responsibility. Authority and responsibility में meaning of authority is giving order, right to give order, and responsibility का मतलब क्या है? उसी जो आपको जॉब असाइन हुई है, जो जॉब असाइन की है, उस जॉब को टाइम पे कंप्लीट करना. क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ पे ये पर्सन ऑर्डर दे रहा है. अब इन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इनको ऑर्डर मिला है, इस ऑर्डर को वो क्या करेंगे? टाइम पर अपनी जॉब को फुलफिल करेंगे. बट यस, इन दोनों में ही क्या होना चाहिए बेटा? बैलेंस होना चाहिए. अगर बैलेंस नहीं होगा, अथॉरिटी ज्यादा होगी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा? ओवरबर्डन. जो हम अभी क्या किसमें पढ़ेंगे? पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज में. सो व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट्स? क्या होंगे कि अथॉरिटी का कोई मिसयूज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपको एक ऑर्डर मिल रहा है. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने, टाइम पर कंप्लीट करने में हेल्प होगा, क्योंकि हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी. और ऑब्वियसली कि इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? क्योंकि अगर कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है तो वर्क में डिले हो गया. ऑब्वियस है. मिस यूज ऑफ अथॉरिटी हो सकता है कि यहाँ से ऑर्डर मिला है, जैसे कि इस डायग्राम में इस पर्सन ने ऑर्डर दिया है. अब हो सकता है कि यहाँ पे किसी ने मिसयूज किया हो, यहाँ पे किसी ने मिसयूज किया हो यहाँ तक पहुंचाने के लिए, तो ऑब्वियस है मिसयूज हो सकता है. एंड यस, अगर आपने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी है तो ओवरबर्डन विथ वर्क ड्यू टू द एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दिस इज योर कॉन्सिक्वेंसेस एंड पॉजिटिव इफेक्ट. क्लियर? ये भी हमने कल कर लिया था. किसी को डाउट होगा तो मुझे बता देना. सो थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन. बेसिकली डिसिप्लिन क्या है? इट इम्प्लाइज ओबीडियंस, या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट इंक्रीज होती है. जो भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट, तो इन लोगों के बीच में एक सबसे पहले सिस्टमैटिक तरीके से काम होगा. डिसिप्लिन की वजह से जो इम्प्रूव इफिशिएंसी ऑब्वियस से इम्प्रूव होगी. अब देखो यहाँ पे जैसे कि जस्ट यहाँ पे एक डायग्राम में आपको शो रहा होगा कि सारे ये एम्प्लॉयज प्रॉपर डिसिप्लिन में बैठे हुए, जस्ट फॉर अ बोर्ड मीटिंग हो सकता है. देन इन दिस डिसिप्लिन मेंटेन गुड डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू मेक एक्सपेक्टेशन क्लियर एंड पनिश वायलेटर्स. यस ऑफ कोर्स, कि अगर किसी ने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया है तो क्या है? उसके लिए हमें उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा. जरूरी है, नेसेसिटी है. अगर हम वो वायलेट करता है तो अगर उसको हम पनिशमेंट नहीं देंगे तो ये उनके लिए सीख होगा. जो और लोग हैं वो उसको देख के मिस्टेक नहीं करेंगे. सो वी कैन पनिश देम जस्ट लाइक. अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हम उनकी पिटाई तो नहीं लगाएंगे कि हम उनकी पिटाई लगा देंगे. बट येस ऑफ कोर्स वी इन्फोर्स देम पेनल्टीज, फाइन एक्सेट्रा. ये सारी चीजें हम एम्प्लॉयज के साथ कर सकते हैं जो सेल्फ रिलायंस डिसिप्लिन में नहीं होगा. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन थोपा नहीं जाता, डिसिप्लिन जबरदस्ती नहीं दिया जाता है. दे हैव देयर सेल्फ डिसिप्लिन, खुद में होता है उन लोगों में. अगर जो नहीं है, जो सही से काम नहीं करेगा, उसको पेनल्टी और फाइन पे करना पड़ेगा. सो दैट इज योर डिसिप्लिन.
क्लियर? इट मीन्स किसी भी एम्प्लॉय का कमिटमेंट होना चाहिए टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन और अपने काम को वो इफेक्टिवली एंड इफिशिएंसी से कंप्लीट करे. क्लियर? Yes, ma'am. Okay. So next principle is unity of command. सभी को पता है unity of command, one head and one boss. One head and one boss. तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको एक ही सुपीरियर होना चाहिए. Just like suggest that an employee should get order from one superior only. आप किस तरीके से इसका कीवर्ड याद रखेंगे? वन एम्प्लॉई वन बॉस. क्लियर? और ज्यादा एक्सप्लेन करना है इसको? इसके हम कॉन्सिक्वेंसेस एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं. बाकी आई थिंक प्रिंसिपल तो किसी को डाउट तो नहीं है बेटा? No, ma'am. चारों में से किसी को भी डाउट होगा तो मुझे बीच में टोक देना, ठीक है? देन Okay, पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन देख लेते हैं. क्या देखो, अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होगा तो इट मीन सबॉर्डिनेट विल नॉट बी कंफ्यूज, क्योंकि एक ही पर्सन ऑर्डर दे रहा है तो उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. कंफ्यूजन नहीं होगा तो फंक्शनिंग कैसे होगी? स्मूथ फंक्शनिंग होगी. और अब अगर इम्प्रूव फंक्शनिंग स्मूथ हो रहा है, उनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, काम बहुत अच्छे मैनर से हो रहा है, तो एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी. ये तो आप हर उसमें लिख सकते हैं प्रिंसिपल में. अब अगर इसका वायलेशन हुआ, अगर ये प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ तो फिर क्या क्या आएगा? अथॉरिटीज अंडरमाइंड हो सकता है. इट मींस अथॉरिटी का जो भी ऑर्डर्स है वो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे. कंफ्यूजन हो सकती है. अगर यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है तो यहाँ पे ऑब्वियसली है कंफ्यूजन हो सकता है. सबऑर्डिनेट्स विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकते हैं क्योंकि यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है. यहाँ पे किसी को भी कोई भी ऑर्डर और रूल्स नहीं मिला है फ्रॉम वन बॉस, क्योंकि अगर चार बॉस है तो वो चारों बॉस को अलग अलग रीजन दे सकता है, तो दे कैन एस्केप फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और लास्ट पॉइंट इज डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन. बाकी यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, आप ये भी लिख सकते हैं. सो दैट इज योर यूनिटी ऑफ कमांड. नेक्स्ट इज फिफ्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. वहां पे यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था? वन हेड वन बॉस. यहाँ पे क्या होगा? वन हेड वन प्लान. इट मीन्स यहाँ पे अगर वहां एक बॉस ही ऑर्डर दे रहा है तो यहाँ पे एक पर्सन ही होना चाहिए जो प्लानिंग करके बता रहा है, और ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये लोग सुन रहे हैं. क्लियर? सो ऑल एक्टिविटी विच हैव द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर. अगर ऑब्जेक्ट एक्टिविटी के सेम ऑब्जेक्टिव है तो उसको एक ही मैनेजर डायरेक्ट करना चाहिए. एंड ही मस्ट यूज वन प्लान. एंड डायरेक्शन ऑल्सो मीन्स लीडिंग. डायरेक्शन का मतलब लीडरशिप, कि वो उनको लीड भी करेंगे, जस्ट लाइक इन डायग्राम. सो दीज पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, यूनिटी ऑफ एक्शन. यहाँ पे इफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. जो इफिशिएंसी है, जिसने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम होना चाहिए, वो यहाँ पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपरली गाइड नहीं करेगा उनको. दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इसको हम बाद में देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. Then sixth principle is subordination of individual interest to general interest. यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट को थोड़ा सा साइड में रख के ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के बारे में सोचना है. तो हमें जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी देना है एज कम्पेयर टू आवर ओन इंटरेस्ट. सपोज एक मैनेजर है, उसको उसी डेट पर लीव चाहिए है, उसके घर में कुछ फंक्शन है और उसी सेम डेट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो वो यहाँ पे उस फंक्शन के लिए लीव ना लेके इस मीटिंग को क्या करेगा? अटेंड करेगा. जस्ट लाइक अ एग्जांपल, इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये ऑफ कोर्स अगर उसकी फैमिली में कुछ इमरजेंसी है तो वो यहाँ ना अटेंड करके वहां पे जाएगा. तो दैट इज डिपेंड ऑन द सिचुएशन. तो जनरली बोला जाता है कि अगर कोई भी किसी को ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट है इंडिविजुअल का, उसको थोड़ा सा कम रख के हमें एज अ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोचना चाहिए, उनकी सक्सेस के लिए, उनके प्रॉफिट के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए. दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. It means when at work only the matters related to the job or duty should be
focused. The individual interest should be given less importance while the general interest should be given most important. It means ये सारे यहाँ पे खड़े होके कंपनी की कुछ पॉलिसीज, ग्रोथ, उसके बारे में, टास्क के बारे में एक साथ सब लोग काम कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल अपना इंटरेस्ट सोचकर. क्लियर? सो दैट इज योर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट. अब सब मिलकर काम करेंगे तो अपने गोल्स को अचीव करेंगे, उनके बीच में कॉपरेशन बना रहेगा. अगर इसको वायलेट करेंगे तो फर्म में जो फर्म के जो गोल है वो टाइम पर अचीव नहीं होंगे और कॉपरेशन नहीं होगा. दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. सब लोग क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सेल्फिश हो जाएंगे, सिर्फ अपने ही अपने बारे में सोचेंगे, अपने प्रमोशन के बारे में, अपने इंक्रीमेंट के बारे में, तो फिर कॉपरेशन नहीं होगा. Then next principle is remuneration. As I already told you, remuneration is salary, जो भी हमें पे मिलता है for your work. So remuneration से क्या है कि बेसिकली जो भी पेमेंट ऑफ सैलरी एंड इंटेंसिव वर्कर्स को मिलती है वो उनकी एप्रिसिएशन ऑफ देयर सर्विस. सो द पॉलिसी शुड गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. एम्प्लॉयर द ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉई को हायर करती है और एम्प्लॉई जो काम कर रहा है. सो जस्ट लाइक दे आर डिस्कसिंग हाउ मच विल आई गेट पेड फॉर माई सर्विसेज. द पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन. अगर एक एम्प्लॉय को प्रॉपर सैलरी मिल रही है, अगर उसको प्रॉपर सैलरी मिल रही है तो सबसे पहले तो वो मोटिवेट होगा. हाईली लेवल ऑफ मोटिवेशन इन द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज मोटिवेट रहेंगे, एम्प्लॉयज मोटिवेट रहेंगे तो फंक्शनिंग स्मूथ होगी. अब अगर आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को सैलरी टाइम पर नहीं पे कर रहे हो, उनका इंक्रीमेंट प्रॉपर नहीं कर रहे हो, उनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहे हो, तो सारे यहाँ से जॉब छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे. अब जॉब छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो ज्वाइन करते हैं तो शॉर्टेज हो जाएगी लेबर की, स्ट्राइक करेंगे, लॉकआउट्स करेंगे, अनहेल्दी रिलेशंस होंगे बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट. और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो पॉजिटिव में कि हेल्दी रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट. क्लियर? Yes, ma'am. ओके. देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या चीजें होती है. सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डिसीजन है वो कौन लेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा. और यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में मतलब क्या होगा कि हर डिपार्टमेंटल हेड के पास क्या होगा? राइट होगा डिसीजन लेने का. इन सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे जैसे कि ये अगर हमने एक डायग्राम देखे, इस डायग्राम में क्या है कि सिर्फ एक ही पर्सन है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो सबको इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर दे रहा है. बट यस, इन डिसेंट्रलाइजेशन हर एक डिपार्टमेंटल हेड के पास अपनी पावर्स हैं, अपने डिसीजन राइट है, जिससे कि वो जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वो वहाँ पे अपने रिलेटेड ऑब्जेक्टिव से डिसीजंस ले सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ structure is decentralization, and where all the decisions are taken by the top level management, it is known as centralized. एक बार डिफरेंस देख लेते हैं सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है. देखो ज्योग्राफी, जस्ट अगर ये बेस इंटरनेशनल एंड ग्लोबल ब्रांड, लोकल ब्रांड्स तो ओके, लेट इट बी. अभी इसको छोड़ते हैं, अभी कुछ इतना है नहीं. सो पॉजिटिव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं क्या है. सो कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि अगर सपोज डिसेंट्रलाइजेशन में एक ही पर्सन, सेंट्रलाइजेशन में एक ही पर्सन ऑर्डर दे रहा है तो ऑफ कोर्स स्लो डिसीजन मेकिंग होगा, यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके खुद के मैनेजर के पास कुछ अथॉरिटीज हैं, कुछ राइट्स हैं, जिससे कि वो ऑर्डर ले सकता है. और इसी के कंपेयर में सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास राइट होता है. दैट्स वाई यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा. यहाँ पे रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अगेन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो सकती है क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसीजन ले रहा है, नीचे आके लोगों को फॉलो करना है, उसको इनके ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं है तो वो इसको मिसयूज कर सकते हैं. यहाँ पे बिकॉज सबॉर्डिनेट को मैनेजर ऑर्डर देगा तो यहाँ पे वो इंकरेज भी होंगे और मोटिवेट भी होंगे. एक अकेला पर्सन ना तो बार बार एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकता है, ना तो उनके साथ प्रेजेंट हो सकता है.
बट यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में ये सारी चीजें पॉसिबल है एंड डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स। ऑब्वियसली जब आपके पास और 4 लोग आपके हेड में होंगे तो आपका जो वर्कलोड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ तक कल हमने कर लिया था। स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन का मतलब है फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन की जो चेन है वो क्या होती है, फॉर्मल होती है। सबसे पहले टॉप से यहाँ पर इंफॉर्मेशन जाएगी, यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन जाएगी, देन इधर डी से ई से एफ, एफ से जी। और अगर टॉप लेवल तक पहुंचानी है तो जी से एफ पर जाएगी, एफ से ई पर जाएगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, सेम इस तरीके से। ये एक फॉर्मल चेन है कि अगर आपको टॉप लेवल पे कुछ इंफॉर्मेशन देनी है तो पहले आपको सुपरवाइजर को बताना पड़ेगा, सुपरवाइजर अपने सुपरवाइजर्स को बताएंगे, देन वो मैनेजर्स को बताएंगे, देन मैनेजर टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे। ये बेसिकली एक फॉर्मल लाइन है। जब इस लाइन को फॉलो करते हैं तो वो क्या बनता है, स्केलर चेन बनता है। जैसे कि ये देखो, ये आपके सबसे बॉटम आ गए, बिल्कुल जो वर्कर्स हैं, ये आपके सुपरवाइजर्स आ गए, दे आर डिपार्टमेंटल हेड एंड दिस इज योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब ये सारी चीजें फॉलो होती हैं तो दैट इज नोन एज स्केलर चेन। क्लियर? अब इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर सपोज जब इमरजेंसी है, एक एम्प्लॉय को, एक वर्कर को डायरेक्टली किसी से मिलना है तो ही कैन ब्रेक दैट चेन। वो उस चेन को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। जब ये फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेक होती है तो हम उस ब्रिज को क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। और ये 100% मैंने कल भी आपको बताया था, वाइवा में पूछा जाता है बेटा। अगर आपने प्रिंसिपल पर प्रोजेक्ट किया है तो गैंग प्लैंक डेफिनेटली पूछेंगे कि व्हाट इज गैंग प्लैंक। तो यू कैन टेल गैंग प्लैंक इज द शॉर्टेस्ट रूट, because in scalar chain the route is too long, so in case of emergency we use gangplank, and gangplank is the shortest route of communication. Clear? किसी को भी इस प्रिंसिपल में डाउट है? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सेपरेटली पूछा जाता है। The line of authority from top management to the lowest rank represent the scalar chain. बेसिकली ये टॉप से बॉटम में आता है। Clear? So these are the positive and consequences. Same, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एक लाइन फॉलो हो रहा है, फॉर्मल चेन फॉलो हो रहा है, तो देयर इज नो कम्युनिकेशन गैप, यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन एग्जिस्ट। इसके अंदर यूनिटी ऑफ द कमांड एंड डायरेक्शन क्या है, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। पर बॉस भी है, प्लान भी है, ये सारी चीजें इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। यहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में नॉट बी क्लियर कि कौन ऑर्डर दे रहा है और कौन उसको फॉलो कर रहा है। एंड इंफॉर्मेशन में नॉट फ्लो ऑर्डरली डायरेक्शन। अगर स्केलर चेन को हम फॉलो नहीं करेंगे तो जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं होगी, कि किसको कहाँ तक इंफॉर्मेशन कैसे जानी है, वो फॉलो नहीं होगा। सो when you are explaining this scalar chain, this diagram is 100% must। ये आपको डायग्राम बनाना ही है and you have to show the gang plank also। गैंग प्लैंक भी शो करना है और ये डायग्राम भी बनाना है। अगर आपको इतना सारा नहीं लिखना है so you can make simple diagram just like this। This is your A, B, C, D, E। आप मतलब कुछ भी अल्फाबेट्स ले सकते हो एंड लास्ट में इस तरीके से डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना। डॉटेड लाइन इज योर गैंग प्लैंक। सो इस डायग्राम को आपको डेफिनेटली बनाना ही है जब स्केलर चेन का हम यूज करेंगे। क्लियर? एनी डाउट बेटा? अभी तक 9 प्रिंसिपल्स किए, 9 प्रिंसिपल में किसी को भी कुछ डाउट है? नो मैम। ओके, कौन कौन से 9 प्रिंसिपल्स किए हैं एक बार वापस से हम करेंगे। चलो बोलो मुझे, 9 से लिखना स्टार्ट करते हैं।
यस, नाइन्थ प्रिंसिपल कौन सा है? आप लोगों को बोलना है बेटा, मुझे लिखना नहीं है, मतलब मैं आई एम ओनली राइटिंग, आप लोग बोलेंगे। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नाइन्थ कौन सा है? अभी लास्ट हमने कौन सा पढ़ा? दैट इज योर स्केलर इक्विटी। स्केलर चेन बेटा। सॉरी स्केलर चेन। हाँ। हाँ, अब इसमें आपको क्या याद रखना है? कीवर्ड क्या याद रखना है? फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। देखो कीवर्ड से याद रखोगे तो अच्छे से याद रहेगा, इतना लंबा आई डोंट थिंक सो कि आप 6 6 7 7 लाइन्स याद करो फालतू का। की लाइन्स याद रखो, उसका मीनिंग अंडरस्टूड करो और अपनी ओन लैंग्वेज में लिखो। सो फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर? यस मैम। इसमें आपको स्केलर चेन में क्या याद रखना है? फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑफ कोर्स गैंग प्लैंक। व्हाट इज गैंग प्लैंक? डायरेक्ट कम्युनिकेशन। यस, डायरेक्ट या फिर शॉर्ट कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। और ये कब यूज होता है? इन केस ऑफ इमरजेंसी। What happened? चल क्यों नहीं रहा है? Yes, clear? So this is your ninth principle. Eighth principle is centralization and decentralization. मैं बार बार इसीलिए करा रही हूँ कि आप लोगों को अभी मेरे साथ ही याद हो जाएं ये प्रिंसिपल्स। एक्सप्लेनेशन याद हो जब होगा, बट एटलीस्ट आपको ये याद हो जाए कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स है सीक्वेंस में। चाहे नीचे से स्टार्ट करें, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, आपको प्रिंसिपल 14th आने चाहिए। सो स्केलर सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें क्या होगा बेटा? क्या याद रखना है? यहाँ पे भी आपको सेम यही याद रखना है, बैलेंस बिटवीन द टू। दोनों के बीच में ही ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन में जहाँ फॉलो हो रही है और सेंट्रलाइजेशन भी फॉलो हो रही है। सो सिक्स्थ इज रेम्यूनरेशन। ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या याद रखोगे? फेयर वेजेस और सैलरी। then sixth is subordination of individual interest to general interest. This is your sixth principle. इसमें आपको क्या है? प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो भी प्रायोरिटी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देन फिफ्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। Then third is discipline. Second is authority and responsibility. And number one is division of work. So this is your ninth principle. Clear? So your 10th principle is
we have an exciting offer for you. इक्विटी में भी जो नेक्स्ट प्रिंसिपल इक्विटी है उसमें भी इसी तरीके से बेसिकली इसमें क्या है कि इस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. ये क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ मैन, मशीन्स एंड मटेरियल. क्लियर? ये प्रिंसिपल सिस्टमैटिक अरेंजमेंट शो करता है बिटवीन द मैन, मशीन एंड मटेरियल. मैन इज योर लेबर, मशीनरी एंड मटेरियल इज योर raw material. There should be a specific place for every employee in the organization. और हर organization की employees की एक specific place होनी चाहिए. It means the organization जो arrangement है वो proper एक systematic होना चाहिए. जो right person should be right place. It means आप simply इसमें क्या याद रखिए? Right person at right place at right job. Clear? And you also included at right time. इतना मेंशन कर देना इस प्रिंसिपल में, फुल नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को. कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट कि ये जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड विद सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ. अगर मैन, मशीन, मटेरियल नहीं याद रहता है तो यू कैन राइट ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. अब ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज के अंदर चाहे वो पर्सन हो, पर्सन इट मीन्स एम्प्लॉय हो, मशीनरी हो, चाहे वो मटेरियल हो. क्लियर? इट मीन्स सही पर्सन को जॉब देना. सेकेंड थिंग इज योर जो सामान है, जो मटेरियल है, जो मशीनरी है, उसको राइट प्लेस में रखना. एंड ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. अगर हम रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज करेंगे तो ऑब्वियसली इफिशिएंसी क्या होगी? इसमें इंक्रीज करेगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा एम्प्लॉय का. क्लियर? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैकडी का दे रखा है, हमने देखा है प्रॉपर उनके अलग अलग सीक्वेंस होते हैं. कॉर्नर ऑर्डर, जहाँ से आपको ऑर्डर देना है वो काउंटर अलग होगा. देन जहाँ से आपका ऑर्डर रिसीव करना है वो काउंटर अलग होगा. प्रॉपर उनका सिस्टमैटिक तरीका है. सो ऑर्डर इज गिविंग और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ मैन, मशीन एंड मटेरियल. इट मीन्स राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम और एट राइट जॉब. एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेस हैं, चाहे वो उनका मैन पावर हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो मशीनरी हो, सभी को प्रॉपरली अरेंज करना इज ऑर्डर. क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो इंक्रीजेस इफिशिएंसी. ये इफिशिएंसी को डिक्रीज करेगा. यहाँ पे वेस्टेज ज्यादा होगा, यहाँ पे वेस्टेज कम होगा और फंक्शनिंग क्या होगी? स्मूथ एंड सिस्टमैटिक होगी. कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं. पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस में मैं आपको पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस इसीलिए साथ में ही कराती जा रही हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में थोड़ा सा आइडिया रहे. सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इक्विटी. इक्विटी का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ इक्विटी. अब इन इक्विटी इस प्रिंसिपल, yes, no, that is equity share. That is also equity, but Money. in principle equity means to treat properly employees को equally treat करना. That is your equity also, yes beta. Equity shareholder and equity money related to that. But ये जो principle है that is the equity principle of equity है ना, ये different है. सो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का क्या मीनिंग है कि जो भी ट्रीटमेंट है, जो इम्प्लॉय को ट्रीटमेंट दी जा रही है अकॉर्डिंग टू देयर जॉब पोजीशन होनी चाहिए. देन जो बिहेवियर है मैनेजर का, अगर एक मैनेजर का बिहेवियर है
किसी भी वर्कर्स के टूवर्ड्स वो कैसा होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग इज काइंडलीनेस होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए, डीमोटिवेट ना करे, प्रॉपर तरीके से उससे फ्रंट हो वो पर्सन, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो सुपरवाइजर हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इक्विटी किसी भी एम्प्लॉय के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अगेंस्ट एनीवन। अब अगर डिस्क्रिमिनेशन आप बोलो मैम कैसे होगा, तो ऑफिस में मे बी हो सकता है बिकॉज ऑफ रिलीजन, जो कॉमन चीजें हैं जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो कास्ट हो सकता है, देयर लैंग्वेजेस हो सकता है कि उनके एक प्रॉपर कम्युनिटी का ग्रुप बन गया हो, किसी भी बेसिस पे हो सकता है, मे बी सेक्स पे हो सकता है, दैट इज गर्ल और बॉय, फीमेल एम्प्लॉय है या मेल एम्प्लॉय है, इस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो देयर आर वेरियस कॉजेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो भी मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो सबॉर्डिनेट्स हैं दे आर एम्प्लॉय, उनको इक्वली ट्रीट करे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑल एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड इक्वली एज पॉसिबल। क्लियर? बट यस, अगर आप ये बोलो कि मैम अगर हम ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में करते रहेंगे तो सक्सेस कैसे होगा, तो फ्योल ने ये भी बोला है कि अगर कोई भी पर्सन लॉयल ना हो, क्योंकि ये सब चीजें हम किनके साथ कर सकते हैं, जो पर्सन लॉयल है, जो एम्प्लॉय हमारे साथ लॉयल और डिवोटी है, जो हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करे। बट येस ऑफकोर्स अगर कोई पर्सन लेजी है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हमें उसके साथ स्ट्रिक्टनेस करनी ही पड़ेगी। क्लियर? सो जितने भी जो पॉजिटिव हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं दे आर ओनली फॉर देयर लॉयल एंड डिवोटीज एम्प्लॉय, इसको याद रखना है। अगर ऑफकोर्स अगर वो पर्सन लेजी है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, दे आर करप्ट है, तो उनके साथ हमें कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। So these are the positive and consequences. Read this. Improve satisfaction among employee. यहाँ पे employees are dissatisfied, then the make the relation unhealthy. वहाँ पे relation unhealthy होगा, यहाँ पे relation cordial होगा और अच्छा होगा between their employee and management. Clear? Easy है? Equity lengthy है but easy है. So your 12th principle is stability of tenure. अब देखो tenure का मतलब क्या होता है? You know what is the meaning of tenure? टाइम पीरियड ऑफ एन जॉब, एक किसी भी जॉब की जो टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है या फिर जो भी मैनेजरियल हेड है, अगर हम बिलो की बात करें, तो जो एम्प्लॉयज है वंस सिलेक्टेड, अगर उन एम्प्लॉय को एक बार आपने सिलेक्ट किया है, जॉब ऑफर की है, तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम तक रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने इन दो को पकड़ा और इसको छोड़ दिया कि भाई इसको आपने जॉब ऑफर की, अपॉइंट किया और आफ्टर 1 मंथ नमस्ते कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अगर आपने सपोज कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मली जब भी हम किसी भी पर्सन को जॉब पे हायर करते तो वी हैव 1 ईयर मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट, ये रूल ही है बेटा कि 1 ईयर मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होता ही है। 1 ईयर का इट मीन्स 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर आपने किसी पर्सन को हायर किया है तो एटलीस्ट आप उसको इस पीरियड के लिए तो काम पे रखिए। इसके बाद डिपेंड करता है कि उसकी ग्रोथ कैसी है, उसने ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड कैसा किया है, क्या काम है उसका, कैसा बिहेवियर है टूवर्ड्स द कंपनी, टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं। बट ऑफकोर्स कि जो उसकी टेन्योर है, जो उसका टाइम पीरियड है, उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप बार बार अपने एम्प्लॉयज को चेंज करेंगे, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में बार बार न्यू एम्प्लॉय आएंगे, तो किस तरीके से काम हो सकता है। उनको फिर से प्लान करो, उनको फिर से सब कुछ समझाओ, उनको मशीनरी से समझाओ, उनको ऑफिस का बिहेवियर बताओ, एटमॉस्फेयर बताओ कैसा है, तो इसी में बार बार सारा टाइम निकल जाएगा। दैट्स वाई जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको क्या करना है, कुछ स्टेबल रखना है, बार बार उनको चेंज नहीं करनी है, उनकी पोजीशन हो या फिर वो उनका टाइम पीरियड हो। So high employee turnover is insufficient. Management should provide orderly personal planning and ensure that replacement are available to fill vacancy. In case अगर आपको ऐसा लगा कि उसको उस टाइम पर निकालना ही मैंडेटरी है, कुछ ऐसा हो गया है कि उस पर्सन को निकालना ही है, तो आपके पास उसका ऑप्शन रेडी होना चाहिए उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल लॉस ना हो। क्लियर? ये प्रिंसिपल समझ में आया? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। Yes, ma'am. ओके,
So again, these are the positive and consequences: lead to efficiency, create a sense of job satisfaction towards employee. अगर हम employee के point of view से सोचे तो job satisfaction increase कर रहा है. Then यहाँ पे high labor turnover है, बार बार आपको labor लेकर आनी पड़ेंगी, and जो आपने goal decide किया वो यहाँ पर आप achieve नहीं कर पाओगे. And you can write here goals may be achieved. पॉजिटिव और कॉन्सिक्वेंसेस में आप नॉट और यस करके चेंजेस कर सकते हो. मैम पर ये वाले प्रिंसिपल Yes, में कौन से टाइप का बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर डिपेंड नहीं करता? हाँ डिपेंड अगर करता है. कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो उधर लेबर अगर कोई अच्छे से काम ना करे तो आप उसको जल्दी से बदल के दूसरा ला सकते हो. और कोई कंप्यूटर का कोई है ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते इतनी जल्दी. नहीं. ओके देखो, और अगर हम आप जो बात कर रहे हो दे आर डेली वेजेस वर्कर्स, जिनकी आप बात कर रहे हो वो तो डेली ऑब्वियसली चेंज होंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. जैसे कंस्ट्रक्शन की साइट पे अगर आपका इंजीनियर है या फिर जो लेबर का सुपरवाइजर है वो तो डेली आएगा. लेबर्स तो डेली वेजेस पर आती, वो तो चेंज होंगी. उनका काम है, जैसे किसी का काम है सिर्फ सीमेंट को मिक्स करना, किसी का काम है रेत को, सैंड है उसको छान कर अंदर लेकर आना, तो वो तो डेली बेसिस पे चेंज होती है. हम उनकी बात कर ही नहीं रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट जो एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो सुपरवाइजर्स हो. अगर आपकी कंपनी में एक नॉर्मल अकाउंटेंट भी है, अगर उसने 6 मंथ काम किया है तो वो जो नया पर्सन आएगा उससे तो कुछ एक्सपीरियंस है ना. अगर सपोज आपने सोचा कि मेरा ये जो अकाउंटेंट है अभी 25,000 पे वर्क कर रहा है और आपको नया अकाउंटेंट सपोज मिल जाता है 23 पे या 20 पे भी मिल जाता है, इसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, बट आप ये 5,000 बचाने के लिए फटाफट से इसको चेंज करोगे तो उसको आने में, सेटल होने में भी तो 3 से 4 महीने लगेंगे ना. उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. जब हम बिग कंपनीज में जाके काम करते तो विदाउट ट्रेनिंग तो इम्पॉसिबल है जॉब अटेंड करना. हमें ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है. तो ये सारी जो प्रिंसिपल्स है ये डेली वेजेस पे इतने ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है. तो जो आप बोल रहे हो कि लेबर्स हैं उसको ऑफकोर्स हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो डेली बेसिस पे आ रही है, वो कभी मंथली. यस, अगर देखो जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन भी 2 तरीके से होता है. एक कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें हम जो लेबर्स लेकर आते हैं वो किस पे लाते हैं, डेली वेजेस पे लाते हैं. और एक जगह जैसे कि आपने उनको प्रॉपर पूरा टारगेट दे देते कि मुझे ये घर कंप्लीट चाहिए या ये बिल्डिंग चाहिए है, वो आपसे टाइम लेते हैं कि हम 6 मंथ में या 8 मंथ में इसको कंप्लीट कर देंगे. तो उसमें लेबर्स और जो सुपरवाइजर्स है, जो भी काम कर रहे हैं वो फिक्स होंगे. तो यहाँ पे अगर वो छोड़ के जाता दोगे तो आपको लॉस है. आपका काम, जैसे कि हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, दैट जो घर बनते हैं ना जिसपे एक डेली वेजेस पर आते हैं, और आई डोंट, मुझे याद नहीं आ रहा है, दैट ठेके पर और रोजंदारी पे जो काम करते हैं, दैट समथिंग कुछ इस तरीके से है. तो अगर आपके पास जो डेली वेजेस वाले एम्प्लॉय उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो हमारे को इतना लॉस सफर नहीं कराएंगे. बट जो आपके पास एम्प्लॉय हैं जो नॉर्मली काम कर रहे हैं, एक टेन्योर के लिए आए हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या फिर 1 साल 2 साल से काम कर रहे हैं, हम उनको बार बार नहीं चेंज कर सकते हैं. क्लियर? अब ऐसा है कि अगर कभी सच में ही कोई एम्प्लॉय खराब है तो यस हम उसको चेंज भी करेंगे. तो फिर उसके साथ हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि उसका रिप्लेसमेंट अवेलेबल होना चाहिए. हमें अगर सपोज कि उसको, आपको पता है कि उसका 1 साल का टेन्योर है, वो मार्च में ज्वाइन किया था, मार्च तक काम करेगा. आपको पता है कि आप अब इसको कंटिन्यू नहीं करोगे तो आप दिसंबर से ही ढूंढना शुरू कर दोगे, अपॉइंटमेंट्स या फिर एडवर्टाइजमेंट कर दोगे कि आपको इस पोस्ट पे वैकेंसी फिल करनी है. तो आपके पास रिप्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं हुआ और ये पोजीशन 3 महीने तक वैकेंट रही तो आपका सीधा सीधा ये असर किस पे दिखेगा, आपकी इफिशिएंसी पर जो वर्क है. क्लियर? यस मैम. 13th प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव क्या है ये तो आप ही लोग एक्सप्लेन करो, काफी इजी है. सिंपल फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन. क्या है इसका मीनिंग? अब मैनेजमेंट किस तरीके से मोटिवेट कर सकता है? आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करोगे?
देखो, मीनिंग ऑफ इनिशिएटिव इज डायरेक्टली मोटिवेट, कि अपने एम्प्लॉयज को सबसे पहले क्या करना, मोटिवेट करना। सपोज अगर आपने कुछ उनको प्रोडक्शन का टास्क दिया है, तो आप उनको किस तरीके से मोटिवेट करके कर सकते हो, आप सबसे पहले खुद ही वो काम करके दिखा दो, देखो इस तरीके से काम हो रहा है, ये प्रोडक्शन हो रहा है, इट इज वेरी इजी, आप खुद पर्सनली करके बता सकते हो। देन उनको इस तरीके से पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन में बना के रखना, इससे एम्प्लॉयज आपके मोटिवेट हो सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, ऑर्डर और अथॉरिटी है, यू कैन से अथॉरिटी, ऑर्डर तो नहीं आएगा इसमें, पर अथॉरिटी है। अथॉरिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर आप बार बार उनको इतना ज्यादा अथॉरिटी करेंगे, इतना ज्यादा डिसिप्लिन में रखेंगे, ऑर्डर्स देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा डाल देंगे, तो इससे भी उनका जो इंटरेस्ट है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस हमें उनके जो माइंड को बेसिकली, देखो इसका इनिशिएटिव का आइडिया क्या है, क्यों ये इनिशिएटिव प्रिंसिपल बनाया है, ये आइडिया इसीलिए बनाया है बिकॉज कि हम एम्प्लॉयज का जो माइंड है पॉजिटिव रख सके, एम्प्लॉय अपने वर्क को कंटिन्यू करें, अपने सजेशन से। यस, अगर सपोज आपकी यू आर सुपरवाइजर और आपके अंडर में 20 वर्कर्स या 20 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो अगर आपने उनके सजेशंस ले लिए तो क्या आपकी पोजीशन कम हो जाएगी? बट यस, वो बहुत मोटिवेट होंगे, यस देखो हमने सजेशन दिया और बॉस ने हमारा सजेशन लिया। तो हमें हमेशा हमारे एम्प्लॉयज को बोलना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है एक दिमाग में जो चीजें नहीं आ रही है और आपके पास 20 और अलग अलग दिमाग हैं, उनसे भी कुछ क्रिएटिव आइडियाज निकल सकते हैं। तो हमेशा अपने एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, कुछ डिसीजन लेने का मौका देना चाहिए, उनके सजेशंस को हमेशा वेलकम करना चाहिए। इससे रिजल्ट में एक्सीलेंट चेंज आता है। क्लियर? और कैसे एम्प्लॉय मोटिवेट हो सकते हैं, आप लोगों के पास कुछ आइडियाज है? उनके डिसीजंस को वेलकम करना, उनको कुछ सजेशंस देने के लिए बोलना, और चीजें क्या हो सकती है जिससे कि एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे? रेगुलर सैलरी। हाँ, सैलरी इज ओके, वो हमने रेम्यूनरेशन में पढ़ लिया, बट इनिशिएटिव में अगर हम देखें, दैट्स व्हाई दे आर ऑल डिफरेंट प्रिंसिपल्स ना। सो इनिशिएटिव, नो बेटा, फाइनेंशियली टर्म से नहीं आएगा, वो सारी चीजें हमारी रेम्यूनरेशन के अंदर आ जाएंगी। आप उनके माइंड को पॉजिटिव कैसे बना सकते हो, उनके साथ आप उनके टास्क में उनको हेल्प कर सकते हो, राइट? हमेशा आप जैसे सपोज आपको कुछ टास्क कंप्लीट कराना है, अब आप क्या करोगे, आप उन्हीं के ऊपर ना डाल के उसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे। कैसे डिवाइड करने की कोशिश करोगे कि जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, उसको लाइटली करने के लिए। टेंशन है, ऑफकोर्स टेंशन है कि हमें 2 दिन के अंदर ये पूरा टास्क कंप्लीट करना है, बट उनको प्रेशर में ना काम करा के, जब उनके माइंड पॉजिटिव रहेंगे, दे आर मोटिवेटेड, तो वो अपने ग्रेजुअली क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ही काम करेंगे। बट ऑफकोर्स अगर उनके दिमाग में पहले से ही प्रेशर है, पहले से ही वो टेंशन में है, तो वो क्या सजेशंस देंगे और क्या आप उनके डिसीजन में वो आपको हेल्प करेंगे। तो हमेशा उनको डिसीजन लेने में उनको कभी कभी क्या होता है, कुछ सिचुएशन उनके ऊपर डाल देनी चाहिए, एम्प्लॉयज के ऊपर। अगर बार बार हम उनको गाइड करते रहेंगे, एक्सेस गाइडनेस भी हार्मफुल होती है। अगर बार बार, चाहे वो स्टूडेंट को किया जाए, चाहे पेरेंट्स बच्चों को बार बार गाइड करें, नहीं बेटा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, दैट इज वेरी हार्मफुल। कभी कभी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देनी चाहिए, यस ये काम ऐसे करना है, आपकी जिम्मेदारी, आप करो उसको किस तरीके से करोगे। तो वो चीजें कभी कभी होती है कि वो बेटर, कि हम स्टूडेंट भी टीचर से बेटर कर सकता है, पेरेंट्स से बेटर कर सकता है, इनफैक्ट एम्प्लॉयज अपने हेड से बेटर कर सकते हैं अगर हम उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। सो ये सारे कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं जो हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए और फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए स्टेप लेते हैं। ठीक है, क्लियर, मीनिंग समझ में आ गया इनिशिएटिव? अब अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली अगर आपको बार बार कोई गाइड करता रहेगा, हर बात पे टोकेगा, ऐसे नहीं उठना है, ये नहीं करना है, तो आप फ्रस्ट्रेट होगे। तो सेम एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, देन क्रिएटिविटी कम हो सकती है। अगर आपको पूरा पका पकाया मिल जाएगा, फाइल्स बता दी ऐसे से, अगर आप अपना खुद का क्रिएटिवनेस नहीं लगाओगे तो लैक ऑफ क्रिएटिवनेस हो सकती है। कमिटमेंट, ऑफ कोर्स अगर इनिशिएटिव है, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हो बार बार, तो कमिटमेंट भी आएगी, एम्प्लॉयज कमिटमेंट देंगे आपको। सो पॉजिटिव एंड इनिशिएटिव देख लेते हैं।
सो क्रिएट द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द एम्प्लॉय। वो अपने आप को आपसे जुड़ा हुआ मानेंगे, कुछ वो अलग नहीं मानेंगे कि आप मैनेज हेड हो और हम एम्प्लॉयज हैं। एंड इंक्रीज द सेंस ऑफ कमिटमेंट। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा एंड कॉज लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की क्या हो जाएगी? कमी, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज स्पिरिट द क्रॉप्स। इसमें आप क्या याद रखो? दैट इज डेवलप टीम स्पिरिट। यहाँ पे वी हैव टू रिमूव आई। यहाँ पे हमें आई हटाकर क्या यूज करना है? वी हैव टू यूज वी। इट मीन्स हमें इंडिविजुअल काम नहीं करना है, ग्रुप में काम करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिट द क्रॉप्स, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन। जैसे कि हम एकता, एकता में अनेकता, यस, इस तरीके से जब मिलके काम करेंगे तो उस गोल को अच्छे से और जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो क्या क्या जेलसी नहीं होनी चाहिए, हार्मनियस रिलेशनशिप, यूज ईच पर्सन्स एबिलिटी एंड रिवॉर्ड ईच वन। ऑफ कोर्स रिवॉर्ड बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से काम करने के लिए। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। स्प्रेड द क्रॉप्स का मतलब सिंपल है कि हमें आई को मैं रिमूव करके हम लेकर आना चाहिए, ग्रुप गोल्स में काम करना चाहिए, क्योंकि ग्रुप गोल्स में टारगेट इजीली अचीव होता है अगर एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। सो बेसिकली देखो इन प्रिंसिपल्स का मोटिव क्या है, जो फ्यूल ने प्रिंसिपल्स दिए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन ओनर्स या एम्प्लॉय सब यही चाहते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी की ग्रोथ हो। बट अब ये डिपेंड करता है कंपनीज के हेड, कंपनीज के जो हेड है उनके अंडर में कि आप अपनी कंपनीज को किस तरीके से वर्क करना चाहते हो। एक कंपनी ऐसी भी है जहाँ पे एम्प्लॉयज जाना बहुत पसंद करते हैं, वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, उनके हेड बहुत अच्छे हैं, उनके एम्प्लॉयज की केयर की जाती है। जैसे कि अगर हम इन जनरल लाइफ वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ टाटा और रिलायंस। आज की डेट में इन दोनों कंपनी के एम्प्लॉय हैं जो सबसे ज्यादा खुश हैं। बेशक इन करंट सिचुएशन कोविड में लोगों की जॉब चली गई है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, बट इन दीज टू कंपनीज दे आर कीपिंग द बेशक हेल्थ रिकॉर्ड, फाइनेंशियली इशू अपनी एम्प्लॉय की, चाहे वो एक लोएस्ट एम्प्लॉय हो और चाहे वो एक हेड एम्प्लॉय हो, मैनेजर की पोस्ट पे, वो अपनी एक एक ईच एंड एवरी एम्प्लॉय का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। यस बेटा? विप्रो भी एक एग्जांपल दे सकता है ना? हाँ, विप्रो इज एमएनसी, ऑफ कोर्स विप्रो इज इंडियन एमएनसी, ये भी है। एम्प्लॉयज खुश रहते हैं, खुश रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंपनीज हैं जहाँ पे हमारा मोटिव क्या है? देखो मोटिव है कंपनी को ऑफकोर्स ग्रोथ करना, इनका भी मेन मोटिव यही है कि कंपनी ग्रोथ करे। बट कंपनी को ग्रोथ करनी भी है, सक्सेसफुल भी करना है, बट अपने एम्प्लॉयज को साथ में लेके। अगर एम्प्लॉय ही खुश नहीं होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा, एम्प्लॉय अपने फैमिली प्रॉब्लम से सफर कर रहा होगा, तो वो किस तरीके से 100% एफर्ट्स दे सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेसिक मोटिव यही है इन चारों 14th प्रिंसिपल का, कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड भी है। क्लियर? अब एक बार आपका काम है इन प्रिंसिपल्स को रीड करना, फिर कहीं भी आपको कुछ डाउट है तो बताना मुझे, तब हम स्टार्ट करेंगे टेलर का। जब तक उसके पहले मैं आपसे सुनने वाली हूँ, मुझे 14th प्रिंसिपल चाहिए आप लोगों से। ज्यादा नहीं लर्न करना है, प्रिंसिपल एंड सीक्वेंस में होनी चाहिए प्रिंसिपल, ऊपर नीचे नहीं याद करने हैं। एंड सभी इसके कीवर्ड्स याद कर लेना कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड से आप याद रखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। क्लियर? इतना काम आपको करना है। और आप लोग बिल्कुल भी अगर आपको कुछ वर्क दिया जाए तो आप सबमिट नहीं करते हो। अब आप प्राइमरी के स्टूडेंट तो नहीं हो कि आपको बार बार बोला जाएगा, एक बार बोलने का मतलब ही काफी है बेटा। एक बार बोल दिया है सबमिट करना है, इट मीन सबमिट करना है। सो दिस इज योर 14th प्रिंसिपल। अब इंडियन इकोनॉमी थोड़ा स्टार्ट करें। ओके मैम। मैम। यस बेटा। मैम वो जो लास्ट प्रिंसिपल है जो एस्पिरिट वाला, यस बेटा। उसमें ईगो क्लैशेस भी हम एक लिख सकते हैं ना, पॉइंट्स? ईगो क्लैशेस किस तरीके से? मैम मतलब काफी बार हो जाता है ना, मतलब थोड़ा सा एम्प्लॉयज के बीच।
मतलब जो आप बोलना चाह रहे हो कि जो एम्प्लॉयज में ईगो हो जाता है तो वो ईगो को भी साइड में रखना चाहिए, हाँ जस्ट लाइक, हाँ कॉन्सिक्वेंसेस में भी आ सकता है। हाँ कॉन्सिक्वेंसेस में लिख सकते हैं कि हमें अपनी ईगोज को साइड में रख, ईगोज में वही चीज है, देखो इनिशिएटिव में भी आप बोल सकते हो कि अगर आपके जूनियर ने एक सजेशन दिया या फिर एक कुछ डिसीजन लेने को होता है तो डिसीजन तो आप परमिशन दोगे तभी वो डिसीजन ले सकते हैं। सपोज उसने, आपके जूनियर ने कुछ अच्छा डिसीजन दिया है जिससे कि उस प्रोडक्शन टास्क में या कोई भी जो आप टास्क कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा बेनिफिशियल पड़ेगा, तो आपका ईगो क्लैश नहीं करना चाहिए कि यस मैं हेड हूँ, मेरा डिसीजन मेकिंग है, पर ये कैसे सजेशन दे रहा है, तो ईगो क्लैशेस वहां भी हो सकती हैं। इसीलिए बेटा देखो, एक गुड लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, एक कोई भी लीडरशिप होगा उसमें ईगो तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहां भी ईगो आएगा, अगर आज शायद मेरा स्टेटस भी कुछ ऐसा ही लगा है, ईगो का ही मैंने लगाया था, देखो एक, मैम आप म्यूट हो गए। यस यस सॉरी, देखो माय स्टेटस कि इफ समवन करेक्ट्स यू एंड यू फील ऑफेंड देन यू हैव एन ईगो प्रॉब्लम, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, बाई चांस अगर आपने कुछ मिस्टेक की और अगर आपको बताया कि हाँ आपसे ये मिस्टेक हो गई है और आपको वो ऑफेंडेड लग रहा है कि इसकी हिम्मत, मैंने कुछ स्पेलिंग गलत की और आपने मुझे बोला मैम ये स्पेलिंग मिस्टेक में, अरे मैं टीचर हूँ आपने कैसे बोल दिया, तो दैट इज एन ईगो प्रॉब्लम। किसी भी एज पे हो कभी भी मिस्टेक हो सकती है, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना चाहिए, ईगो तो कहीं भी नहीं आना चाहिए। तो आपका इनिशिएटिव में भी ईगो क्लैशेस हो सकता है, स्प्रेड द क्रॉप्स में भी हो सकता है, तो स्प्रेड द क्रॉप्स प्रिंसिपल बना ही इसलिए है कि हम ईगो को साइड में रखें, हमें आई आई नहीं करना है, जहाँ पे आई होता है वहां पे ईगो होता ही है। हाँ So you can write. So 14th प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे, आपका टास्क है ये, एक बार इसको सीक्वेंस पे याद कर लो, कीवर्ड्स याद कर लो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, प्रिंसिपल्स लिखो, हर प्रिंसिपल के सामने जो भी उसके कीवर्ड्स है वो लिखो, लर्न करो। जस्ट अ मिनट में आपको एक देती हूँ, अगर उसमें मिल जाता है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये भी बढ़ेगा। यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। दिस इज योर फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। 14th प्रिंसिपल है, इनके आगे 1 लाइन में इनका एक्सप्लेनेशन लिखा है, इसको आप लर्न कर लेना। लर्न क्या करना है, इसको लिखना भी है, नोट्स भी बनाने हैं। डन। यस मैम। एंड ये फर्स्ट चैप्टर का तो आई थिंक नीड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हेडिंग्स दे रखी हैं, तो यू कैन टेक फ्रॉम योर बुक्स ऑल्सो। दिस इज योर चैप्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बेसिकली यूनिट्स हैं, आई थिंक 3 यूनिट्स हैं आपकी, 3 यूनिट्स के अंदर ये चैप्टर्स हैं। सो योर यूनिट 1 इज इंडियन इकोनॉमी। देखो हमें इसमें पढ़ना क्या है इंडियन इकोनॉमी में, कुछ तो उसमें आपका 30% तो सोशल साइंस भी है। देखो हमें इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ना है,
दो तरीके की हमें इंडिया पढ़नी है, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की इकोनॉमी, सॉरी, कि इंडिया की इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस कैसी थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए तब से अभी तक। इट मीन्स जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें हमें पढ़ना है 1947। इट मीन्स जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 से 1990, इस ईयर में, इन बीच में इंडिया की क्या पोजीशन थी, इकोनॉमी, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे इंडस्ट्री, ट्रेड पॉलिसीज किस तरीके की थी। देन नया रिवॉल्यूशन आया इंडिया में कब, 1991 में। फिर हमें पढ़ना है 1991 का, जब इंडिया में रिवॉल्यूशन आया, चाहे वो टूवर्ड्स ट्रेड हो, एग्रीकल्चर हो, देन द प्लान्स हो, ट्रेड पॉलिसीज हो, ग्लोबलाइजेशन हो, फॉरेन ट्रेड और ये सब चीजें आई हैं बिफोर आफ्टर 1991। इससे पहले इंडिया की क्या कंडीशन थी, ब्रिटिश का क्या इसमें रोल था, किस तरीके से उन्होंने फॉरेन ट्रेड किया, या फिर एग्रीकल्चर में उनका क्या रोल था, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर पढ़ना है। फुल हिस्ट्री है, हिस्ट्री, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स सब मिक्स है। सॉरी। सो आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट है फर्स्ट चैप्टर से 8th चैप्टर तक, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से। लो लेवल ऑफ फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, आई थिंक, नहीं, फर्स्ट यूनिट। नो 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 नो, अलग दिया है ये। फर्स्ट एंड सेकेंड इज योर फर्स्ट यूनिट, देन यूनिट 3 इज second chapter, 1 2 3 is coming in chapter unit 3। so एक बार रीड करते हैं थोड़ा थोड़ा सा क्या है। अच्छा, आप लोगों ने 9th में पढ़ा था कि 10th में पढ़ा था, कुछ रेवेन्यू सिस्टम था, दैट और जो टैक्सेस, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, एग्रीकल्चर से जो टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो किस सिस्टम में होता था, कुछ याद है किसी को? 9th में था शायद। हाँ, 9th स्टैंडर्ड में था, 9th स्टैंडर्ड में है इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स नहीं, सॉरी, सिविक्स में आपने पढ़ा होगा। दैट जमींदारी सिस्टम, देन रोहितवाड़ी सिस्टम। नहीं, 8th स्टैंडर्ड में था बेटा, 8th स्टैंडर्ड में था सिविक्स में ये। उतना तो याद। 8th स्टैंडर्ड का था ये, ऑफ कोर्स 9th का नहीं है, 8th स्टैंडर्ड में था ये, तो काफी पुराना हो गया है, यस, है ना। तो हम 12th स्टैंडर्ड में आ गए। सो एग्रीकल्चर के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दीज आर द सिस्टम्स, ये मैं आपको बोल रही थी। देखिए, फर्स्ट इज जमींदारी सिस्टम। जमींदारी, अंडर दिस सिस्टम ओनरशिप राइट, जो ओनरशिप था उसका राइट होता था लैंड को, लैंड वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फार्मर्स टू जमींदार्स को दे दिया था। बेसिकली जो ये रूल्स बनाए थे, जो सिस्टम्स बनाए थे, इन सिस्टम के जो रीजन थे वो था टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स कौन कलेक्ट करता था? पहले टैक्स कलेक्ट करते थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने कुछ सिस्टम बनाया था, उनको पहले लगा, क्योंकि देखो आज भी और पहले भी इंडिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इज डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, तो उनको लगा कि हम एग्रीकल्चर से अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे आपने इंडिको सुना होगा, देन दे सिल्क है, देन द मसालास, जो इंडिया के जितने भी जो स्पाइसेस हैं वो काफ़ी फेमस थे। तो ये सारी चीज़ें वो ट्रेड करते थे इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्री में। अगर आप मुझे हिस्ट्री बताओ कि हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स क्यों आए थे? ओनली टू कैप्चर? नो मैम। उनका बेसिक मोटिव क्या था आने का? मैम यहाँ स्पाइसेस थी, फिर उनका जो बेसिक मोटिव था ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। यस, वो हमारी कंट्री में जो ब्रिटिशर्स थे वो आए क्यों थे इंडिया में? ओनली ट्रेडिंग करने के लिए। और सबसे पहले कौन आया था ट्रेड करने के लिए? इंग्लैंड। और इंग्लैंड से पहले रास्ता किसने ढूंढा था? वास्को दा गामा। यस। सो ये भी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आए थे। जो इनके क्वीन थी उन्होंने परमिशन दी थी कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए, वो भी स्पाइसेस वगैरह की कुछ ट्रेडिंग करने के लिए आए थे। बट जब ये इंडिया में आए फिर उन्होंने यहाँ का कल्चर देखा, जैसे कि गोल्डन बर्ड बोलते थे इंडिया को। हमारे पास काफी सारा गोल्ड भी था। गोल्ड इट मीन्स इन स्पाइसेस, जो भी मसाले, सिल्क, देन जो राजा किंग्स थे उनके पास अपने खुद के किंगडम्स थे। इस तरीके से जब इन्होंने देखा कि हम यहीं पर किसी भी तरीके से बेसिक, जब इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की तो इन्होंने अपने कुछ पोर्ट्स बनाए जिससे वो सामान था जो लेके जाते थे थ्रू द शिप।
पहले जो मोड था वो क्या था, सिर्फ शिप का ही मोड था ट्रेडिंग करने का। फिर इन्होंने अपनी आर्मी बुलाई, जब इंडिया में उन्होंने अपनी आर्मी बुलाई, इन जो इन्होंने पोर्ट्स बनाए थे उन पोर्ट्स के पास अपनी आर्मी को बुलाई, तो लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्ट किया कि हमारी कंट्री में आपकी आर्मी क्यों आई। फिर उन्होंने कुछ किंग को अपने अंडर में किया, जस्ट उनको लालच देकर। इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे करके ट्रेडिंग से इंडिया में कैप्चरिंग करना स्टार्ट किया। दैट इज द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स। ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट इन जनरल आपको पता होना चाहिए। तो देखो डिफरेंस क्या है, अगर मैं आपको एक ग्लांस में बताऊं, आफ्टर 1991 and before this, it means 1947 से जब इंडिपेंडेंस हो गया था, then to 1990, इस ईयर में और इसके बाद क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर था ऑफ कोर्स था, बट जो उसकी जो डेवलपमेंट थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। इट मीन्स इक्विपमेंट्स नहीं थे, देन दे हैव देयर ओल्ड टेक्निक्स, ओल्ड सिस्टम्स, जस्ट लाइक देयर जमींदारी। सिर्फ सभी लोग ट्रेड, सबके पास खुद की जमीन नहीं थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है एग्रीकल्चर के, खुद की लोगों के पास जमीन नहीं थी। उनके पास जो वो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे थे, मॉडर्न फार्मिंग उन्होंने अडॉप्ट नहीं की थी। देन वो कमर्शियलाइजेशन करना नहीं जानते थे। सबसे मेन चीज क्या थी, वो अपनी एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन नहीं, कमर्शियलाइजेशन का मतलब कि उसको सेल करना नहीं जानते थे मार्केट में। ये सबसे बड़ा रीजन था कि वो फाइनेंशियली वीक थे स्टार्टिंग में, बिकॉज उनको नहीं था। बट ये कमर्शियलाइजेशन किसने स्टार्ट किया था, ये ब्रिटिशर्स ने ही स्टार्ट कर दिया था। कुछ कुछ बहुत सारी चीजें वो करके गए हैं हमारी कंट्री में जो अभी तक फॉलो हो रही हैं, जस्ट लाइक आवर एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो ब्रिटिशर्स एजुकेशन सिस्टम। तो दिस वन इज थिंक कि कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ। उन्होंने अपने जो ग्रोथ क्रॉप्स थी उसका सेल एंड परचेज करना स्टार्ट किया। और यू कैन से दैट कि अगर हम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, सबसे पहली चीज थी कि वहाँ पे जो उनका सिस्टम था, जो उनका टेन्योर सिस्टम था, जिससे वो टैक्सेस और या फिर जो उनको कुछ पे करना पड़ता था, उनके पास 3 सिस्टम्स थे। फर्स्ट इज द परमानेंट सेटलमेंट था, अगर आप लोगों को याद आया हो, मुझे लगता है याद आना चाहिए। The first system is permanent settlement. Then second is the जमींदारी system, नहीं permanent को ही जमींदारी बोलते हैं। Then second is रोहितवाड़ी system, settlement और system you can say. And third is महालवाड़ी. There are 3 revenue systems. अब परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, एक हेड अपॉइंट कर दिया जाता था उस जमीन का, वो वहां से टैक्स को रिसीव करता था। रोहितवाड़ी में क्या होता था कि जो लोग हैं जो रेंट पे लेके जमीन को काम करते थे और कुछ हिस्सा खुद रख के सारा हिस्सा ब्रिटिशर्स को दे देते थे। महलवाड़ी सिस्टम में क्या हो, जब ये दोनों सिस्टम्स फेल, ये 3 सिस्टम्स क्यों बने, पहले उन्होंने जमींदारी बनाया, ये उनको सक्सेस नहीं लगा क्योंकि उनका टैक्स इतना ज्यादा था, लोगों के पास, फार्मर्स के पास कुछ बचता ही नहीं था, तो ये फेल हुआ। फिर उन्होंने रोहितवाड़ी स्टार्ट किया, जब उनको लगा ये भी फेल हो रहा है, तब उन्होंने लास्ट में महालवाड़ी सिस्टम किया। महालवाड़ी का मीन्स क्या है कि हाउस और वी कैन से विलेज, कि उन्होंने हर एक विलेज को अलग अलग डिवाइड कर दिया और हर विलेज का एक हेड, एक मुखिया बनाया और उसका काम था वो टैक्सेस को रिसीव करने का, इकट्ठा करने का। फिर ये सिस्टम्स फेल हुए, उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट किया, ब्रिटिशर्स ने उनका कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट किया। यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट था कुछ एग्रीकल्चर में, जो कमर्शियलाइजेशन था। अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या, ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। जब जो ट्रेड था उन्होंने क्या की, इसमें एग्रीकल्चर में ट्रेडिंग स्टार्ट की। जैसे कि आपने मुझे बताया स्पाइसेस हमारे पास काफी सारे थे, या फिर सिल्क, इंडिया में सिल्क बहुत अच्छा था तब, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से बहुत कम रेट्स में, चीप रेट्स पे परचेज करके बाहर फॉरेन कंट्रीज में, मैक्सिमम इन यूरोप कंट्रीज, उसको क्या करते थे, हाई रेट पर सेल कर देते थे। दे आर डूइंग दिस, सो इनसे उनको रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसमें अब उनको एक्सपेंसेस भी देने पड़े, चाहे वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो। अब जो एग्रीकल्चर का मार्केट था यहीं से स्टार्ट हुआ। अब आफ्टर 1947, जब 1947 के बाद जो हम पढ़ रहे हैं,
तो जो बिजनेस था एक्सपेंशन एग्रीकल्चर मार्केट का तभी हो गया था, तो एक्सपेंशन हुआ ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर मार्केट का कन्वेंशन हुआ। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इट मींस हमारे पास जो कैपिटल इक्विपमेंट थे, जो कैपिटल इक्विपमेंट जो कंपनीज बनाती हैं, जो इंडस्ट्रीज बनाती हैं, जैसे कि फार्मिंग में क्या क्या जरूरत है, ट्रैक्टर, यस, सो और मशीनरीज जैसे कि जो कटिंग होती है, चॉपिंग होती है, जो भी मशीनरीज इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उसकी मशीनरीज की इंडस्ट्री ही नहीं थी हमारे पास, इंडस्ट्रीज की बहुत कमी थी। तो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल स्टार्ट हुई कंट्री में, ये हुआ बिफोर 1991 से पहले। इट मीन्स ये सारी चीजें हमारी हुई है 1990 तक, 1947 से लेके 1990 तक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल स्टार्ट हुई। देन यू कैन से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में कमी आई। क्यों कमी आई? क्योंकि लोगों ने उस काम को, कॉस्टली था, उस काम को छोड़ा। लैक ऑफ कैपिटल गुड, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की जो इंडस्ट्रीज मशीन बनाती हैं, अब लोगों के पास मशीन ही नहीं है। मशीन क्यों नहीं है लोगों के पास? क्योंकि वो कंपनी ही नहीं है जहां से मशीन खरीद सके। तो ये सारी चीजों की हमारे पास क्या हुई, कमी हुई। ब्रिटिश रूल के टाइम पे भी कुछ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ था, जैसे कि कुछ उन्होंने कैपिटल मशीनरीज की कंपनीज बनाई थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ कुछ बनाया था, बट वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं हो रहा था बिफोर इंडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड वो करते थे, फॉरेन ट्रेड वो अपने अकॉर्डिंग करते थे। जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने तो फॉरेन ट्रेड स्टार्ट किया था, लैक ऑफ कैपिटल गुड था हमारे पास। तो ये सारी चीजें हुई थी उस टाइम पे, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चाहे वो कुछ ब्रिटिश पीरियड में हो और चाहे वो कुछ आफ्टर सम ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको क्या लर्न करना है कि बिफोर 1991, आई मीन सॉरी आफ्टर, ये सब चीजें पहले थी, ये सब आप पढ़ते हुए सुनते हुए आए होंगे कि हमारे देश में ये था, कंट्री में ऐसे था, इस तरीके से ये सब चीजें आपने सुनी होंगी। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको क्या पता होना चाहिए इसमें कि जो हमारी कंट्री में जब कुछ सालों के बाद ये सारी चीजें हुई कि जो एग्रीकल्चर में जो जो प्रॉब्लम थी, चाहे वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो, रिसोर्सेज की कमी थी, एग्रीकल्चर इतना ज्यादा कॉमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ था, जिन्होंने ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया तब तक था, उसके बाद वो स्टार्ट नहीं हुआ था, ये सारी चीजें प्रॉब्लम करना स्टार्ट हुई। फिर जब गवर्नमेंट को लगा यस कि ये सब चीजें प्रॉब्लम्स कर रही हैं, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने स्टार्ट किया 5 ईयर प्लान। आप लोगों ने सबने सुना है ये, गवर्नमेंट्स क्या बनाने लगी थी, गवर्नमेंट्स ने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया बनाना। अब जो 5 ईयर प्लान बनाना स्टार्ट किया था, तो जो फर्स्ट प्लान बना था, इसकी डेट हमेशा याद रखना, अगर है तो कहीं नोट कर लो क्योंकि ये एमसीक्यू में डेफिनेटली पूछा जाता है। जो फर्स्ट प्लान बना था वो बना था 1 अप्रैल 1951। जस्ट इमेजिन, 47 में हम इंडिपेंडेंस मिला था, 47 के बाद 51 में इन्होंने फर्स्ट प्लान बनाया था, सोचा था कि कंट्री को डेवलप करना है, इकोनॉमी को डेवलप करना है। तो फर्स्ट प्लान वाज मेक इन 1951, 1 अप्रैल 1951। अब जो ये प्लान्स बनाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाती है, एनीबडी नोज? प्लानिंग कमीशन। जो ये 5 ईयर्स प्लान बनाते हैं वो कौन सी कमीशन बनाती है, गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट बनाता है, प्लानिंग कमीशन। क्लियर? इंडिया ने जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, इंडिया ने टोटल 12 5 ईयर्स प्लान कंप्लीट किए हैं, 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट किए हैं। जो हमारा लास्ट प्लान था दैट इज ऑन 2012 टू 2017। आफ्टर 17 5 ईयर प्लान्स बंद हो गए हैं। अब ये 5 ईयर प्लान्स नहीं बनते क्योंकि ये फुली फेल्ड। कुछ हुआ है, बेसिकली इनका गोल क्या था, 5 ईयर प्लान्स क्यों बनते थे कि इकोनॉमी में चेंजेस लेकर आए, पर्टिकुलर एक एरिया में एग्रीकल्चर डेवलप करने के 5 साल हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को दिए, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज करना है, कम्युनिकेशन बढ़ाना है, ट्रांसपोर्ट अच्छा करना है, इकोनॉमी में चेंजेस लेकर आने हैं, प्लानिंग करनी है, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है।
ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर होती थी। बट बिफोर सॉरी आफ्टर 27 ये 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया। 2017 में हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था। अब जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन की जगह किसने ले ली है? एनीबडी नो? मैम पीएम यूज़ समथिंग ऐसा कुछ था ना? नो, प्लानिंग कमीशन की जगह ले ली है नीति आयोग ने। अब जो प्लान्स बनाता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, वो कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग का काम है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। ये भी एमसीक्यू का डेफिनेटली क्वेश्चन है कि विच यूनिट और विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, तो योर आंसर विल बी नीति आयोग। कहीं भी इसका फुल फॉर्म मैंडेटरी नहीं होता है लिखना, बट फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। जो प्लानिंग कमीशन था वो 2015 में ही डिसॉल्व हो गया था, बट ये 17 से इसीलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि इनका लास्ट प्लान चल रहा था 17 तक। क्लियर? यस मैम। और इनका फर्स्ट प्लान मैंने आपको बता दिया 1951 में बना था फर्स्ट प्लान। और जो प्लानिंग कमीशन थी वो कब स्टैब्लिश हुई थी? कुछ डेट्स है बेटा जिनको आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं। सो ये स्टैब्लिश हुए थे 15 मार्च 1950। 1950 में ये नीति आयोग सॉरी प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुई थी और 1951 में एक साल के बाद उन्होंने क्या किया? 5 ईयर प्लान बनाया था। इतना समझ में आ गया? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हर सेक्टर में फोकस करने के लिए प्लानिंग कमीशन प्लान बनाती है। हर 5-5 साल का प्लान बनाती थी। हर 5 साल का प्लान कुछ स्पेसिफिक गोल के साथ होता था कि इस साल का प्लान स्पेसिफिक गोल उसका एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ करना है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस तरीके से पर्टिकुलर एक गोल होता है हर 5 ईयर प्लान का। ये प्लानिंग कमीशन में वापस एक बार अच्छे से लिख देती हूँ जिससे कि आप लोग नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्लानिंग कमीशन, क्योंकि ये एमसीक्यू में डेफिनेटली पूछा जाता है। सो प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ था ऑन 15 मार्च 1950। दिस इज वन 1950। अब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज ऑन 1 अप्रैल 1951। क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या पहले अप्रैल से स्टार्ट होता था, फिर मार्च हुआ, इस तरीके से फर्स्ट प्लान स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1951। ओके, सो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये इंडियन प्लानिंग कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? ओके, ईयर तो डेफिनेटली पूछ ही सकते हैं अगर डेट नहीं है, क्योंकि डेट में गड़बड़ हो सकती है ऑफकोर्स। अब जो इंडिया ने, फिर आपको क्या याद रखना है? सो नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू लर्न कि जो इंडिया का जो प्लान पीरियड था, इंडिया हैज कंप्लीटेड देयर 12 5 ईयर प्लान। 12 5 ईयर प्लान उन्होंने किए हैं। आप कर सकते हो कितने ईयर्स हो गए? 12 5 60। सो 12 5 ईयर्स प्लान, जो अभी लास्ट प्लान था is from 2012 to 2017. Clear? This is all about the planning commission.
planning commission? The new commission arises, that is your Niti Aayog. NITI. ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है. After that you can write Ayog in small letters. What is the full form of Niti Aayog? National इंस्टीट्यूशन है बेटा, ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर transforming India. Okay, and this is established at नीति आयोग कब establish हुई है? इसका डेट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कब establish हुई है. उसको मैं सर्च करके आपको बता दूंगी नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ. आई थिंक 2015 में ये डिसॉल्व हुआ था, तो 15-16 में 16 या 17 में ये नीति आयोग स्टैब्लिश हुआ होगा. इसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज NDC. So NDC is also National Development Council. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये भी क्या है? ये भी एक बॉडी है जो प्लानिंग करती है, जस्ट लाइक एन एपेक्स बॉडी. प्लानिंग करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था. ये कब बना था? 6 अगस्त 1952. तो यू कैन राइट द लर्न ओनली द ईयर्स लर्न कर सकते हो. ये ही प्लानिंग को अप्रूव करता है. जैसे कि जो प्लानिंग कमीशन ने कोई प्लानिंग बनाई या फिर नीति आयोग ने कोई प्लानिंग बनाई फॉर द कंट्रीज मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो उसको लास्ट में जो पास है इम्प्लीमेंट अप्रूवल यहीं से मिलता है. विदाउट इसके अप्रूवल प्लान इम्प्लीमेंट नहीं होता है. तो इट इज़ अ मेजर पार्ट कि ये सारे प्लान्स को क्या करता है? अप्रूव करता है. क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम. अब इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, बहुत थ्योरी हो गया है. ओके मैम. अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं नेशनल इनकम के. नो फिर ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर को. 5 ईयर प्लान कंप्लीट करते हैं. ओके, इंडियन इकोनॉमी.